जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेट से। तो प्लेट का अर्थ क्या होता है? एक तो प्लेट का अर्थ होता है जो हमारे घरों में होता है वो खाना खाने वाला, ठीक है, खाने वाला प्लेट। तो क्या वही प्लेट पृथ्वी के नीचे है? नहीं, पृथ्वी के नीचे भी प्लेट है, लेकिन वो प्लेट बहुत ही बड़े बड़े हैं। अर्थात अगर इतना बड़ा इलाका है तो इसी में कई प्लेट विभाजित हैं। ठीक है, ऐसे प्लेट हैं बहुत सारे। यही प्लेट आपस में इधर उधर सरकते रहते हैं और इसी के सरकने से क्या होता है? भूकंप। क्या आता है? भूकंप। अब इधर देखिए, जैसे ये हो गया, तो पृथ्वी के नीचे जो प्लेटों के सरकने से क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हो गया, ये इलाका हो गया, ये समतल पृथ्वी है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे लड़का है, और ये जो लड़का है, एक मिनट, हाँ, ये जो लड़का है ये इधर है, और यहाँ से भूकंप शुरू हुआ। जब यहाँ से भूकंप शुरू हुआ तो ये इधर की तरफ भी भागेगा, इधर की तरफ भी भागेगा, इधर की तरफ भी भागेगा और इधर की तरफ भी भागेगा। ठीक है, अब ये इधर की तरफ भागेगा तो ऊपर जाने में कुछ समय तो लेगा, समय लेगा। तो ये जो समय लेगा ऊपर जाने के लिए, अब यहाँ समझो इसको, ठीक है, इस वाले जो पॉइंट को कहेंगे हम लोग, वो कहेंगे उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, जहाँ से भूकंप शुरू होता है नीचे, वो है उद्गम केंद्र। वो हो सकता है कि 100 किलोमीटर नीचे शुरू हुआ हो, 10 किलोमीटर नीचे शुरू हुआ हो। और इस वाले हिस्से को कहेंगे जहाँ वो सतह से टकराया, उसे कहते हैं हम लोग अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, जहाँ वो ऊपर टकराया। ठीक है, और भूकंप से जो है बहुत सारा तरंग भी निकलता है, तो वो पी तरंग, एल तरंग, तो वो बात की बात है। ये हो गया आपका उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। जमीन के नीचे जहाँ पे भूकंप शुरू हो उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। जमीन के ऊपर जो है, उसके ठीक ऊपर जो इलाका है उसे जहाँ पहले भूकंप महसूस किया जाएगा, वो हो जाएगा अधिकेंद्र। इतना समझ में आ गया? अब देखते हैं कि हमारा ये समझना पड़ेगा थोड़ा, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान लगाएंगे। ठीक है, इसको भारत बनाते हैं सबसे पहले। ऐसे रफली इसको समझेंगे। तो यहाँ पे ये भारत हमारा हो गया, ठीक है। अब ये भारत हमारा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो भारत को 4 भागों में बांटा गया है भूकंप के हिसाब से। कितने भागों में? 4 भागों में। एक भाग तो आपका ये हो गया, मैं इधर मैप में देख के किताब में से बता रहा हूँ। ठीक है, एक भाग ये हो गया और ये भी उसी भाग का हिस्सा है, तो ये पूरा भाग। ये हो गया भाग 2। ठीक है, ऐसे ही इधर थोड़ा सा हिस्सा है, किताब में देख लेंगे आप लोग, पेज नंबर 13। वैसे ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो तो पूरा घना इलाका, ये भाग 1। ठीक है, ये एक भाग में है, ये एक भाग, और ये भी एक भाग, ये भाग 2। इधर से जो इतना इलाका है वो आता है भाग 3 में, भाग 3। ठीक है, और भाग 4 नहीं, एक मिनट, ये जो इलाका है वो यहाँ पे बहुत कम आते हैं भूकंप, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो भाग 2 है ही, यहाँ पे भूकंप जो है थोड़ा सा कम आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका भाग 4, मिस्टेक हो गया था, ये भाग 4। ठीक है, और भाग 3 कौन सा हो जाएगा? तो भाग 3 हो जाएगा ये इलाका, ये जो बीच में छूट रहा है यहाँ पर, ये सारा इलाका हो गया भाग 3। तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। 4 भाग में इसको बांट देते हैं हम लोग। एक जो भाग था उसमें सबसे ज़्यादा भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। दूसरे वाले में उससे थोड़ा कम, तीसरे वाले में उससे और कम, चौथे वाले में उससे और कम। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं हम लोग पृथ्वी के बल। पृथ्वी के बल समझो क्या होता है। पृथ्वी के बल, फोर्स ऑफ अर्थ, इसके 2 तरह के बल होते हैं, एक तो आंतरिक और एक होता है बाह्य बल। आंतरिक और बाह्य बल, एक हो गया आपका आंतरिक बल और एक बाह्य बल। आंतरिक बल, जैसे देखिए ये हमारा पृथ्वी गोला, इसके अंदर ही कुछ हुआ, मान लीजिए यहाँ से बहुत सारा लावा निकला और यहाँ पे पर्वत बन गया, तो इस लावा निकलने की क्रिया को कहेंगे आंतरिक बल। भूकंप आया, ये पर्वत ढह गया, तो ये पर्वत नहीं, अब ये मैदान हो चुका है,
तो इसे कहेंगे आंतरिक बल, ठीक है, इसे कहते हैं क्या, आंतरिक बल। और बाह्य बल क्या कहेंगे, ये मान लीजिए ये पर्वत है, बाह्य बल इधर से हवा जा रहा है, इधर से ये वाला हिस्सा कमज़ोर हो गया, अब ये जब कमज़ोर हो गया तो ये यहाँ से टूट के और यहाँ पे कहीं गिर जाएगा। तो ये जो पर्वत ऐसे था अब वो ऐसे हो गया है, तो ये बाह्य बल है, जो बाहर से इसको फोर्स लगाया बाह्य बल, और अंदर से पृथ्वी के अंदर से फोर्स लगाया वो आंतरिक बल, बाहर से फोर्स लगाया तो बाह्य बल, ठीक है। तो ये है पृथ्वी के बल, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत सबसे पहले समझ लो पर्वत क्या होता है। पर्वत वैसा शंकुधारी आकार का जिसके ऊपर का ये जो चोटी है वो नुकीली होनी चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे पर्वत। इसका ऊंचाई होना चाहिए 1000 मीटर या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पर्वत। पठार का कितना होना चाहिए, पठार का होना चाहिए 600 मीटर या उससे ज़्यादा। मैदानों का 300 मीटर होना चाहिए। खैर मैदान तो मैदान होता है, तो मैदान का कोई ऊंचाई नहीं है, लेकिन पर्वतों का 1000 और पठारों का 600 मीटर ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई समझो क्या होता है। इसे मान लो ये समुद्र है पूरा, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा ज़मीन उठा और ये उठा, यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई जो भी है 500 मीटर है। तो इसका ऊंचाई 500 मीटर समुद्र तल से है। कैसे समुद्र तल से, यहाँ से नापेंगे इसको डायरेक्ट यहाँ तक, ठीक है, ये समुद्र तल के इलाके से इसको ले जाएंगे यहाँ, और ये जो होगा इसका ऊंचाई वो होगा 500 मीटर। हिमालय का भी ऊंचाई समुद्र तल से है, ना कि उसके नीचे से। जैसे यहाँ पे अगर कोई मान लो बिल्डिंग खड़ी हो गई तो यहाँ से इसका ऊंचाई हम लोग नहीं एक मान के चलते हैं, यहाँ से ऊंचाई नहीं नापेंगे हम लोग, इसका ऊंचाई नापेंगे डायरेक्ट समुद्र लेवल से, तो ज़्यादा होगा। अगर इसके नीचे नापे तो ये ज़्यादा होगा, तो इसे कहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समझ में आया। अब आगे देखते हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4, एक होता है आपका वलित, एक होता है भ्रंशोत, एक होता है संचयन, और एक क्या होता है अवशिष्ट, ठीक है। समझो ये वलित, संचयन, अवशिष्ट, भ्रंशोत क्या है। वलित देखो बताया था शुरू में कि प्लेट जो है वो टकराते हैं आपस में। अब ये प्लेट इधर यहाँ पे टकरा रहे हैं, इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे ये वाला किताब और ये वाला किताब को ले लेते हैं हम लोग, जैसे इन दोनों किताब को ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ से अगर ये दोनों प्लेट हैं, इसको ऐसे, ये दोनों अगर प्लेट हैं, ये वाला, ये दोनों आपस में प्लेट है, ठीक है। ये टकराया तो एक भाग मान लो कि ऊपर उठ गया, जैसे कि देखो ऐसे ये दोनों भाग खैर ऊपर उठ गया। यहाँ से अगर एक भाग ऊपर उठ गया तो ये वाला जो इलाका बनेगा ये इससे ऊपर है, तो यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग वलित पर्वत। प्लेटों के टकराने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे कहते हैं वलित पर्वत। ऐसे टकराया, उठ गया इधर से ये, तो ये वाला जो इलाका बनेगा वो बनेगा वलित पर्वत, ठीक है। तो ये हो गए वलित पर्वत प्लेटों के टकराने से। इसका अच्छा उदाहरण हिमालय, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स भी अच्छा उदाहरण है इसका, रॉकी। भ्रंशोत क्या होता है समझो, ये मान लो इलाका है पूरा, ये थोड़ा ऊंचा इलाका है, ये वाला इलाका यहाँ से यहाँ तक इसका बहुत कमज़ोर इलाका है। कमज़ोर इलाका है तो ये गिर गया कुछ दिनों के बाद। अब जब ये गिर गया तो ये पूरा इधर से नीचे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा भ्रंशोत पर्वत, बीच वाला पूरा खाली इलाका, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े फिल्मों में देखते होंगे आपकी, ऐसे ही पर्वतों के किनारे कुछ शूटिंग्स हुए रहते हैं। तो ऐसे ऐसे पर्वत क्या होते हैं, भ्रंशोत पर्वत। ये भ्रंश माने भंस जाना, भोजपुरी में शब्द क्या चलता है, भंस जाना। तो भंसना को कहते हैं हम लोग भ्रंशोत पर्वत। भ्रंश से ये बनता है, समानांतर भू क्षेत्र में भ्रंश बीच वाला भाग जो है वो गिर जाता है, तो उसे कहते हैं भ्रंश, ठीक है। अब समझते हैं संचयन पर्वत। संचयन पर्वत क्या होता है, इसको यहाँ मिटाना पड़ेगा। संचयन पर्वत क्या होता है, ये मान लो एक ज्वालामुखी है, यहाँ से ज्वालामुखी निकला, ठीक है। ज्वालामुखी इतना निकला कि अब ये ऐसे नहीं, अब ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे बन चुका है, मान लो ऐसे, ये इतना लंबा चौड़ा पर्वत बन गया। और इधर से अभी भी ज्वालामुखी निकल रहा है। तो ये वाला जो पर्वत बना वो बना ज्वालामुखी के ठंडा होने से, लावा के ठंडा होने से। तो ऐसे ऐसे को कहते हैं हम लोग
संचयन पर्वत जापान में है, फ्यूजियामा, वो इस प्रकार का पर्वत है इतना। तो क्या वो शुरू में था? शुरू में वो ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे इसमें लावा निकला, लावा पूरा फैला इस क्षेत्र में, फैलते फैलते अब ये इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, फ्यूजियामा कहाँ का? जापान। तो इसका अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? फ्यूजियामा। ठीक है, तो इसका अच्छा हो जाएगा फ्यूजियामा। आप लोग लिख लेंगे, मैं तो अभी ऐसे ही जल्दबाजी में तेज़ी से लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखेंगे। अब समझते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अवशिष्ट मतलब होता है कचरा, समझो। जैसे ये मान लो पर्वत हो गया, यहाँ से ये भाग पूरा टूट गया, अब टूट गया तो वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे एक और पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही करते करते मान लेते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया और यहाँ से एक धीरे धीरे पर्वत का निर्माण हो गया। तो ऐसे ऐसे हम लोग पर्वत को कहेंगे अवशिष्ट। ठीक है, क्या कहेंगे? अवशिष्ट। तो ऐसे ऐसे पर्वत को क्या कहेंगे हम लोग? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का क्या अर्थ होता है? कचरा। समझ में आ गया? ये चारों पर्वत था आपको इसका उदाहरण पारसनाथ, अरावली, ये सब हो जाएगा। पठार समझो क्या होता है? ये समुद्र तल हो, ये समुद्र तो हो गया, ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे समुद्र हो गया। ठीक है, थोड़ा इधर ऐसे। अब यहाँ से ये बीच हो गया, बीच से ये यहाँ पे शहर बचा है पूरा, तो ये तो मैदानी इलाका हो गया। यहाँ से थोड़ा ऊपर पे ऐसे जाके ऊपर से एक समतल इलाका बन रहा है, तो ये वाला जो इलाका है वो पठार कहलाएगा। पठार होता है थोड़ा सा ऊपर और उसके बाद समतल। तो ऐसे ऐसे इलाके को क्या कहते हैं? पठार। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और ऐसे ऐसे, फिर जैसे कि देखिए इधर है थोड़ा सा ऊपर और फिर समतल, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे पठार। जैसे कार होता है ना, यहाँ पे देखिए कार ऐसे उठ के ऐसे, तो ये वाला जो इलाका है फिर ऐसे नीचे ऐसे, तो ये वाला इलाका जो है वो कहलाएगा पठार। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कहते हैं पठार। इसकी मिनिमम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 600 मीटर। मैदान क्या होता है? प्लेन इलाके। प्लेन इलाके क्या होते हैं? मैदान। देखते होंगे, जैसे ऊबड़ खाबड़ मान लीजिए इलाका है, बारिश आता होगा तो पूरा प्लेन हो जाता होगा एकदम, तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर ये एक पठार है। ठीक है, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपरी से भाग क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र नहीं, अधिकेंद्र। भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है? 4। सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? ब्रह्मोत्तर पर्वत का। ये चालों मिला लेंगे आप लोग। हिमालय, वलित पर्वत, फ्यूजियामा, संचयन, अरावली, अवशिष्ट और दक्कन लावा निर्मित पठार। दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लावा से बना हुआ पठार है, इसीलिए उसको कहते हैं लावा निर्मित पठार। अच्छा, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र समझ में आ गया। सिस्मोग्राफ, भूकंप मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन, उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। और उसमें एक स्केल लगा होता है जो 1 से 10 तक नापता है, 1 से 10 तक। ठीक है, उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। तो ये हो गया मशीन और ये हो गया उसमें लगा स्केल। भूकंप क्यों आते हैं? तो पृथ्वी